नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मनीष बोचीवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज के वीडियो के बारे में मैं पहले ही अवगत करवा देता हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं रोपण कृषि के बारे में। और रोपण कृषि से आपके एग्ज़ाम में 100% एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो अभी से आप रोपण कृषि को तैयार करके रखें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को तैयार करके रखें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलिए चलते हैं, रोपण कृषि के बारे में पढ़ते हैं। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों को औपनिवेशिक किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की। यूरोप वासियों ने अलग अलग देशों को अपना गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद में वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग कृषि के प्रकारों की उन्होंने शुरुआत की। अलग अलग प्लांटेशन एग्रीकल्चर है या फिर एग्रीकल्चर की अन्य जो विधियां हैं वो नए नए तरीके से उन्होंने नए प्रयोग किए। जैसे हम बोल सकते हैं कि रोपण कृषि जो वृहत स्तरीय लोभान्मुख उत्पादन प्रणाली है, रोपण कृषि जो है वो यूरोप वासियों ने प्रारंभ की है। और यूरोपीय उपनिवेशों के अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले व अनानास की पौध लगाई। ये ऐसी फसलें हैं जिनको आप रोपण कृषि के अंतर्गत रख सकते हैं या रोपण फसलें बोल सकते हैं। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बना लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी फसल है जो रोपण फसल नहीं है या रोपण कृषि के अधीन नहीं आती है। तो यहाँ उन फसलों की चर्चा की गई है जो रोपण कृषि के अधीन है या रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास, ये जो फसलें हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं, रोपण फसल के अंतर्गत आती हैं। इस कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। और अधिक पूंजी के साथ साथ हमें उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें। यह एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है, यानी कि एक ही प्रकार की फसल जो है वो इसके अंदर बोई जाती है और एक ही फसल के ऊपर जो है वो हम पूरा का पूरा ध्यान जो है वो लगाते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो सके। और इसके अंदर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, यातायात विकसित होना चाहिए और इसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं। किसके माध्यम से? यातायात के माध्यम से बागान और बाजार जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका के अंदर कॉफ़ी और कोकोआ की जो है वो पौध लगाई। फ्रांस वासी जो थे उन्होंने अफ्रीका के अंदर कॉफ़ी और कोकोआ की पौध लगाई। और ब्रिटेन वासियों ने भारत में और श्रीलंका के अंदर चाय के बागान लगाए। ब्राज़ील में आज भी कुछ ऐसे बागान हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि फजेंडा क्या है। तो ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको हम क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। आगे हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जब हम बात करते हैं तो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जो मध्य अक्षांश हैं उनके आसपास जो खेती की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसकी जो मुख्य फसल है वो मुख्य फसल है गेहूँ। यद्यपि अन्य फसलों के अंदर जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है, लेकिन विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो मुख्य फसल है वो क्या है? गेहूं है। जिस प्रकार से हमने चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि पढ़ी थी उसकी मुख्य फसल चावल थी और उसके बाद में दूसरी जो कृषि हमने पढ़ी थी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, उसमें चावल के अलावा अन्य फसलें थी। इसी प्रकार विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर गेहूं मुख्य फसल है, लेकिन गेहूं के साथ साथ मक्का, जौ, राई और जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक पूरा का पूरा कार्य यंत्रों द्वारा या मशीनों के द्वारा जो है वो इसको किया जाता है। इस प्रकार की कृषि जो है, इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज
यूरेशिया, यूरोप और एशिया के अंदर जो घास के मैदान थे उन्हें स्टेपीज, और उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान थे उन्हें प्रेरीज, और अर्जेंटीना के अंदर पंपास, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी के नाम से जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है। जैसे अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मैप के अंदर देख लेते हैं, तो हमें बताया है कि अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। अफ्रीका के अंदर जो भी घास के मैदान हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो देखिए कौन कौन से जो है वो घास के मैदान है और वहाँ किस प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे हमें बताया उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज, ये जो प्रेरीज क्षेत्र है या प्रेरीज जो घास के मैदान है यहाँ पे, और उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पंपाज या अर्जेंटीना के अंदर पंपाज, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, पंपाज और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, और ये अफ्रीका है इसके अंदर वेल्डस, और यूरेशिया के अंदर, यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर जो है वो स्टेपीज, और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी। न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी, और कैंटरबरी जो है वो कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है वो कैंटरबरीज, इस क्षेत्र के अंदर क्या की जाती है, आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। अब आगे हम बात करेंगे मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि है, इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित जो देश हैं उनके अंदर की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, नॉर्थ अमेरिका जो है उसका पूर्वी भाग, और यूरेशिया के कुछ भाग, और दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम इनको मैप में देख लेते हैं। तो पहला जो हमें बताया है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप की जब हम बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे किस प्रकार की कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है। उसके बाद में हमें बताया है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये उत्तरी अमेरिका का ये पूर्वी भाग जो है यहाँ इस प्रकार की या मिश्रित कृषि की जाती है। उसके बाद में यूरेशिया के कुछ भाग दक्षिणी महाद्वीप में समशीतोष्ण वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे ये वेल्डस वाला जो क्षेत्र है, और उसके बाद में ये अर्जेंटीना का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि है, मिश्रित कृषि है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं मिश्रित कृषि के बारे में, इस प्रकार की खेती के अंदर जो खेतों का आकार है वो मध्यम आकार का होता है, खेतों का आकार, जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और रोपण कृषि के अंदर जो खेतों का आकार है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें जो है वो गेहूं है, जो जई, मक्का और फसल कंदमूल प्रमुख फसलें हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं, यानी कि पशुओं को जो चारा उपलब्ध करवाया जाता है ये फसलें जो हैं वो इसके प्रमुख घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों इनमें महत्वपूर्ण महत्व दिया जाता है। इसके साथ फसलों का उत्पादन भी किया जाता है और पशुपालन भी दोनों एक साथ किए जाते हैं। फसलों के साथ साथ पशुओं, मवेशियों, जिसमें भेड़, सुअर और मुर्गियां वगैरह जो है वो पाली जाती हैं, जिनसे इनको आय प्राप्त होती है। तो ये था अपनी रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और उसके बाद में मिश्रित कृषि। तो इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, और अगर इनकी आपको PDF लेनी है या आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं जियोग्राफी बाय MB सर। क्या? जियोग्राफी बाय MB सर। इसको अगर आप सर्च करेंगे तो जो भी टेलीग्राम चैनल आए उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको सभी PDF, आज तक की सभी क्लासों की PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी। फिर हम इसी चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे मिलेंगे, या लास्ट जो अपना वीडियो रहेगा इस चैप्टर का एंड होने वाला है। और मैं बता देता हूँ आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर आपकी ये बुक मानव भूगोल जो हमने शुरू की थी वो कंप्लीट हो जाएगी।
टोटल अगर इसमें वीडियो की बात करेंगे तो टोटल जो है वो 20 से 22 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। 20 से 22 वीडियो के अंदर जो आपकी मानव भूगोल है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, लगभग 8, 10, 20 मिनट के वीडियो हैं। आप आसानी से जो है वो इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और आप 90+ जो है वो आपके स्कोर को लेके जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।